तो आज मैं कुछ टारगेट दे के जाऊँगा आपको, और मुझे विश्वास है मेरे स्टूडेंट, मेरे सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। कि सर पढ़ा बहुत है, याद कुछ नहीं है, सर मोटिवेशन डाउन हो रहा है, जोश बन नहीं पा रहा है, अभ्यास प्रश्न करते हैं नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है, टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बैठ पाता, पढ़ता खूब हूँ बट ऐसा लगता है कि सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, और कई सारे ऐसे अनगिनत प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे न जाने कितने प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में घूमते हैं। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं, लाजमी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बन रहा है ना। तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बन रहा है तो इसका क्या किया जाए, इसका हमारी भर्ती, हमारे रिज़ल्ट पे क्या कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। एक तो आपके दिमाग में यह प्रश्न जो है ये सतत रूप से चल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर नहीं बन रहा है। देखिए विद्यार्थियों, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर टेस्ट बनाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते जितना आरपीएससी या फिर आरएमएसबी करता है। तो हर एजेंसी का पेपर बनाने का तरीका अलग होता है। आरपीएससी का अपना तरीका, आरएमएसबी का अपना तरीका है, और कोचिंग सेंटर्स के अपने तरीके। तो कोचिंग सेंटर का ये रहता है कि जो कुछ हमें नहीं आ रहा है या जो टफ़ है वो दिया जाता है। कोचिंग सेंटर टफ़ इसलिए देते हैं कि पहला उनका रीज़न ये होता है कि कई बार वो अपने कंटेंट से भी बाहर देते हैं। टफ़ देने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपका एक कठिन अभ्यास होता रहे, और इसके कारण अगर आप डिप्रेशन में हैं कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोचिंग सेंटर्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज है इसके स्कोर को कभी दिल पे मत लो। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जब टेस्ट सीरीज़ में टॉप करने वाले स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट में फेल होते हैं, और टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर लाने वाले भी सफल हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते हैं, तो वो टॉप कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने शेड्यूल पे रहते हैं और टाइम पास के लिए, अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं। तो जो अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं और अपने शेड्यूल पे रहते हैं, उनके टेस्ट में नंबर अक्सर कम आते हैं, और फिर जब मेन एग्ज़ाम होगा तब वो स्टूडेंट अपना काम कर जाएंगे, बड़ा अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। तो एक जो ये पॉइंट है ना, जो स्कोर कम वाला, ये बिल्कुल दिल पे मत लो, आप अपने शेड्यूल से चलते रहो। और दूसरा प्रश्न था आपका कि कोर्स को समेटे कैसे, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ आपको। कोर्स इतना लंबा चौड़ा है कि इस कोर्स को राजस्थान का कोई स्टूडेंट समेट नहीं पाएगा, ठीक है। कोर्स को कैसे समेटे, तो कोर्स पूरा कैसे किया जाए। कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है सर, आभास होगा भी नहीं, और मैं बता रहा हूँ परीक्षा पास करने के बाद में भी आभास नहीं होगा। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपकी नियुक्ति हो जाएगी ना, उसके बाद में भी आपको यही लगेगा कि यार ये कोर्स तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की फीलिंग है, पाठ्यक्रम अधिक है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। अच्छा, अगर कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पूरे कोर्स में से लगभग 70-80% कवर करने वाले जो पार्ट हैं, जैसे साइकोलॉजी कितने परसेंटेज का आप देख लो, 300 का पेपर है, उसमें मनोविज्ञान कितने का है, आईसीटी कितने का है, गणित कितने का है, या आपका सब्जेक्ट कितने का है। अब उसमें देख लो कि 70-80% जो पोर्शन तैयार कर रहा है, उस पोर्शन को आप बढ़िया तरीके से देखना शुरू कर दो, और उस पोर्शन को आप रेगुलर रिवीजन करना शुरू कर दो। कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लो कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, वो मॉर्निंग की शिफ्ट आप दे दो, टीचिंग मेथड को दे दो, साथ में आईसीटी को दे दो, साथ में एजुकेशन सिनेरियो को दे दो, और साथ में आप उसको साइकोलॉजी को दे दो। अब ये पोर्शन दे दिया, अब आप अगर इसको देखोगे ये कितने परसेंटेज योगदान दे रहा है आपके सिलेबस में, पता चल जाएगा। तो ये पोर्शन सुबह सुबह पूरा टाइम उसको दो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दे दीजिए। उसके बाद में जब दिन का समय आता है, अब आफ्टरनून का जो समय आएगा, तो आफ्टरनून में आप राजस्थान जीके को पूरा टाइम दे दो, राजस्थान जनरल स्टडी को दे दो।
इसमें आप तो इतिहास, भूगोल, जो आपके पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं उसको थोड़ा रेस्ट करवा सकते हो, जो कमज़ोर पोर्शन है उसको और बढ़िया कर सकते, जैसे हिस्ट्री है वगैरह है, इन पोर्शन को ठीक किया जा सकता है। इवनिंग का जो सेशन आएगा रात का, उस सेशन में आप अपना सब्जेक्ट को दे दो, जैसे सामाजिक के स्टूडेंट है तो सामाजिक को दे दो, साइंस के है तो साइंस के स्टूडेंट साइंस को दे दो, अगर आप पर्यावरण वगैरह के हैं तो आप सारे पोर्शन साथ में ले लो, गणित वगैरह सारी चीज़ें ले लो। तो ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि पूरे सिलेबस में से 70-80% ऐसा है जो सिलेबस आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो कम से कम इस पोर्शन को ऊपर आप ध्यान दीजिए और डेली कम से कम उसका अभ्यास करते जाइए। तो 70-80% बढ़िया हो गया ना, और पीछे का जो 20-25% बचेगा उसको नॉर्मल देख लोगे ना, तो भी आपका स्कोर 65-70% के आसपास आ जाएगा और ये अपने आप में बढ़िया स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो कोर्स का पूर्णता का अगर आभास नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप ज़्यादा लोड ना लें, ये सभी की समस्या। तो समझदारी का काम ये है कि आप सिलेबस को लीजिए, सिलेबस में देखिए कि 70-80% जो आपकी पसंद भी है और कौन सा कवर कर रहा है, उस पोर्शन को अलग कर लीजिए। जैसे मैं होता तो कर लेता, भाई शैक्षणिक परिदृश्य से यहाँ से इतने सवाल आने वाले हैं और ICT से इतने आने वाले, उससे इतने वाले हैं, तो ये 80% हो गया, उसको अलग कर लो, उसके ऊपर पूरा ध्यान दो, ठीक है। बाकी के 20% देख लो, उसको थोड़ा थोड़ा कम ध्यान दो। तो थोड़ा सा समझदार आपको होना पड़ेगा और ये आप अपने स्तर पर ही कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करते जाओ और पीछे आगे के जो 30 दिन है, बिल्कुल 30 दिन है, इसमें एक दिन भी बिगाड़ना मत आप। बीच में कई सामाजिक कार्यक्रम भी आएंगे, शादी या विवाह, सारी चीज़ें हो रहेगी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बचते हुए एक एक दिन के, एक एक घंटे के महत्व को समझना और ये सारे पोर्शन बढ़िया तरीके से करते जाओ। 30 दिन आगे बचे हुए हैं और कोशिश करो कि इस 30 दिनों में आप एक बार पूरा सिलेबस कर सको, या फिर कम से कम एक बार वापस पढ़ लोगे ये और थोड़ा थोड़ा और देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब डीमोटिवेट क्यों होते हैं। डीमोटिवेशन, देखिए एक स्टूडेंट डीमोटिवेट कब होता है? एक स्टूडेंट डीमोटिवेट तब होता है जब वो आपके विभिन्न सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हो, सोशल मीडिया के कई सारे ग्रुप, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, पता नहीं कितने सारे ग्रुप, इन सारे ग्रुप में जब जुड़ा हुआ होता है तो ग्रुप की जब डिस्कशन पढ़ता है तो डिस्कशन पढ़ने के बाद में वो अपने आप को कमतर महसूस करता है, और जब अपने आप को कमतर महसूस करेगा तो वो उसका मोटिवेशन जो है वो शून्य हो जाता है और वो अंदर अंदर से डरने लग जाता है। पहला कारण। तो क्या कारण होते हैं इसके? तो सोशल मीडिया ग्रुप एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या होता है? जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, मैं लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, अब मुझे लगता है लाइब्रेरी गलत ट्रेंड पे आ गई है। क्यों? वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ये सारे फालतू के डिस्कशन करने शुरू कर जाते हैं, कितनी कट ऑफ रहेगी, किस कंटेंट से कितना आ रहा है, किसके टेस्ट में कितने आ रहे हैं, इतनी अननेसेसरी बातें करते हैं जिसका वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों के डिस्कशन को सुनकर एक सीरियस स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह से जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जितने भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं अननेसेसरी, निरर्थक ग्रुप डिस्कशन, मैं कहता हूँ सभी विद्यार्थियों को ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसे ग्रुप से दूर रहें, आप अकेले रहें, अपना काम करें और फालतू का इस प्रकार के डिस्कशन से बचें। ये डिस्कशन, ये सोशल मीडिया ग्रुप्स और इसके अलावा आपके द्वारा ये जो बार बार पूछा जाता है ना दुनिया से, हर व्यक्ति से आप पूछते रहते हो, आप स्टूडेंट से पूछते हो, आप टीचर से पूछते हो, आप पता नहीं किस किस से, पुराने सेलेक्टेड से पूछते हो। जितना अधिक लोगों से पूछोगे हर व्यक्ति अपना मत बताएगा, और जितने अधिक मत आपके पास में आएंगे आप अपने आप को कमतर महसूस करते जाओगे और स्थिति ये आएगी कि आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये डीमोटिवेशन जो है विद्यार्थियों, ये आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। जैसे डीमोटिवेट होंगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद पढ़ाई पर मन नहीं लगेगा। तो ये डीमोटिवेशन क्यों होता है? सोशल मीडिया ग्रुप डिस्कशंस, बिना फालतू की चीज़ों को पूछते रहना। मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, सर लड़के बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा।
अरे भाई, कुछ लोगों पे क्यों विश्वास करते हो? आप क्यों विश्वास करते हो ऐसे लोगों पे जिसको खुद को कुछ नहीं पता? इसलिए इस प्रकार की चीज़ों से बचें। आप जो है ये ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से बचोगे, जितना आप इन सारी चीज़ों से हट के एक वो जुनूनी पढ़ाई करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप इन चीज़ों से बच के रहोगे। और इनसे अगर बच के रहे तो आपका डीमोटिवेशन नहीं होगा, हमेशा मोटिवेट रहोगे आप। परीक्षा को 1 महीना रहा है, आपके सामने एग्ज़ाम आया हुआ है, एक आकाश भर सिलेबस है आपके सामने, उसके बावजूद आप अगर मोटिवेट नहीं है तो आपको दुनिया का कोई शिक्षक मोटिवेट नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि आपको प्रतिदिन मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस ही क्यों हो रही है। मोटिवेशन अपने आप में यूं कहिए कि ठीक है, कभी कभार रास्ता जानने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको हर दिन मोटिवेट होने की आवश्यकता है तो आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हर दिन मोटिवेशन की आवश्यकता होती है तो मैं मानता हूं कि उसको किसी मनोविज्ञान के मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो ठीक है, मान लो आप फंस गए कहीं पे, तो आपको मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि आप हर दिन ही आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के बिल्कुल लक्षण नहीं है। तो हर दिन मोटिवेशन वाली बातें छोड़िए और इन चीज़ों से दूर होकर अपने कंटेंट पे एक प्रकार से विश्वास रखिए और उसको ठीक से पढ़िए। बाकी ऐसे तो मोटिवेशन, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं दिन में आधा घंटा, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मोटिवेट होता हूँ। तो भाई तो मोटिवेट होने से क्या होगा? परीक्षा में मोटिवेशन के सवाल थोड़ी नहीं आएंगे। परीक्षा में तो सवाल आएंगे आपके कंटेंट से। ये मोटिवेशन बाद में जहर बन के शामिल होगा जाएगा आपका। ठीक है, कभी कभार मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो हम आ जाते हैं। तो मोटिवेशन की डेली आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बीमारी से बचोगे तो ज़्यादा बेहतर है। चौथा प्रश्न आपका जनरली रहता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग, कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, इसको बचें कैसे इससे? ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है इसके जब मेरा एक अनुभव ये कहता है कि नेगेटिव मार्किंग के पीछे 3 मेन कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण जो जिम्मेदार होता है वो ये होता है कि सबसे पहला कारण वो ये होता है कि आप अगर प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हो या ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहला सुधार आप ये कीजिए कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ें और ठीक से पढ़ने के बाद में उसमें ऑप्शंस को भी ठीक से पढ़ें। दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारा रिवीजन कम होता है, बहुत कम पढ़ा हुआ होता है, तो फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होती जाएगी। ये सतत प्रक्रिया है, इसको आप किसी शिक्षक या किसी फार्मूले से ठीक नहीं कर सकते। बेहतर ये होता है कि आप निरंतर पुराने प्रश्न का अभ्यास करते जाओ, अपने मटेरियल को पढ़ते जाओ और वापस बार बार उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। और ये बहुत सामान्य बात है, कोई ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्नों को सही से पढ़ो और अभ्यास करते जाओ और रिवीजन करते जाओ तो निश्चित तौर पर नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले मैं फिर आऊँगा एक बार लाइव और उसमें मैं बताऊँगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जा सकता है। ये उस समय बताऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो खाली आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ो, ऑप्शन को ठीक से पढ़ो और अपने कंटेंट को बार बार रिवीजन करो तो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 5वां जो बिंदु आपका था वो था आपकी कि अपनी सामग्री का क्या करें। अब देखो, एक बच्चे का बड़ा प्रश्न आया कि सर आपका कंटेंट मैंने पढ़ा है लेकिन लाइब्रेरी में बच्चे कह रहे हैं कि उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये बात तीसरे बिंदु में भी कह चुका हूँ कि इस प्रकार के किसी से न पूछें, क्योंकि आपके पास में जो भी कंटेंट है वो सफिशिएंट है। क्योंकि आपने विश्वास के साथ पढ़ा है तो डेफिनेटली वो कंटेंट अपने आप में पर्याप्त है। किसी से न पूछें कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप अगर अपना कंटेंट चेंज करोगे, सामग्री चेंज करोगे तो उसको 3-4 बार नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 3-4 बार चीज़ें नहीं पढ़ पाए तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी। तो अगर आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हैं तो बार बार उसी को पढ़ें। अगर आप ये RBSC NCERT वगैरह बढ़िया पढ़ी है तो इसी को पढ़ें, किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए तो उसी को पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा
का लास्ट 1 महीना ऐसा महत्वपूर्ण होता है जब एक स्टूडेंट को कभी भी अपनी सामग्री को बदलना नहीं चाहिए। जितना जिस पार्ट से आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, उसी पार्ट को वापस पढ़ें, उसी सामग्री को वापस पढ़ें। दोस्तों ने ये बताया है, कृपया करके ऐसे दोस्तों को न पूछें कि तूने क्या पढ़ा, क्योंकि दोस्त खुद बेरोजगार है। दोस्त की खुद की हालत ये है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, और वो आपको ज्ञान देता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें। एक बच्चा कह रहा सर नींद ज़्यादा आती है। नींद, बेरोजगारी में नींद ज़्यादा आना लंबी बेरोजगारी का सूचक है बेटा। नींद ले, आराम से नींद ले। देखो तो बहुत सौभाग्यशाली है कि तेरे को नींद आ रही है। कईयों की नींदें उड़ी हुई है, और जिसको आ रही है वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, है ना। तो नींद लेते रहो, क्योंकि नींद लेनी ज़रूरी, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। आप देखो आगे, तो अपनी जो सामग्री है उस पर विश्वास कीजिए और इसी सामग्री को बारंबार पढ़िए। नई सामग्री न लानी है, न आपको नई सामग्री की ओर वापस अब उस ओर जाना है, क्योंकि अगर आप सामग्री चेंज करोगे तो आपको लॉस ही होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है।